नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ सुश्री चित्रा मुद्गल जी द्वारा रचित एक कहानी केचुल। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। दोनों हथेलियां कमर पर टिकाए उसने कुपित दृष्टि से सिद्धू को देखा। सिद्धू उसकी कोप दृष्टि से अनभिज्ञ 2-3 छोकरों से घिरा कंचे का निशाना साध रहा था। खेल में उसकी इस एकाग्रता ने उसे और भन्ना दिया। दांत किटकिटाते हुए बड़बड़ाई, अक्खा दिन मस्ती, घर की फिक्र है हलकट को। बानी की दुकान के ओटले पर चढ़ गई, वहीं से हाथ लगाई, ये मेलिया बंद कर तेरा गोटा बोटी, न लाया रे, पढ़ लव कर लाइन लगा के रखी मैं। आशा के विपरीत पहली ही पुकार में सिद्धू ने कमला की तरफ गर्दन घुमाई। अंदेशा ही था, न लाने का समय हो रहा है, उसकी पुकार मचने ही वाली है। पर एकाएक दांव छोड़कर कैसे भागे? मुश्किल में तो उसका चानस आया है। गोटियों से खीसा खाली हो गया है और उंगलियों के बीच निशाना साधती गोटी तनी हुई है। तय किया, चानस नहीं छोड़ेगा। बगैर गर्दन घुमाए हुए ही प्रत्युत्तर में उसने अलाप सा भरा, तू चल, बस अब भी जाता मैं। कमला इस ठिठाई से और चिढ़ गई, लगभग चीखी, ये आता भी तक कुछ नहीं, लगे चुट, नहीं तो दे आके एक थोपड़े पर। सीधा नल पे जा, कोई नंबर इधर उधर किया तो कौन टंटा करेगा हलकट। तंबाकू होठों में दबी हुई थी, पिच से पीक थूकी और थू थू करके लुगदी उगली। पीछे मुड़कर क्षणांश को बानी पर नजर डाली। गिराकों में व्यस्त बानी उसे देखकर मुस्कुराया, जाएगा जाएगा। फिर एक कमाठी की 10 पैसे वाली ब्रुक बॉन्ड की चाय की पत्ती का पैकेट थमाते हुए बोला, दोपहर से इधरिच खेलता, फिक्र नहीं होती तेरे को। चेतावनी सी दी कमला को, संभाल हाँ, नहीं तो ये पन तेरे को रत्नों का माफिक एक रोज धक्का देगा। मरने दे, किसको किसको संभालूं, बोल। चेहरा घुमाकर सिद्धू को ताका। वह गोटी छोड़ छाड़कर नल की ओर सरपट भागा। इत्मीनान से बानी की तरफ मुड़ी। अपना पेट भरने के वास्ते क्या मैं अक्खा दिन रगड़ती? हरामी नहीं समझते तो। ओटला उतरकर अपनी गली में मुड़ने लगी तो एकाएक ख्याल हो आया, माल के बारे में पूछ लूं। पलटी और नीचे से ही आवाज लगाई, गुड़ आया बानी? सुब्बू ना के जाएगा, 9 बजे तलक सरना को भेजना, पारी भेजूं? ड्रम गड़ता क्या मेरे इधर, फकत 10 किलो भेज। और सुन, स्वर को थोड़ा तरेरा, वजन बरोबर रखना हाँ, बहुत डांडी मारने को लगा तू। चलते चलते यह भी बता दिया कि सरना को बकत नहीं विष्णु को भेजेगी, नहीं तो मैं खुद ही जाएगी। सरना को भेज। हाँ। नाली के पसरे बोंदे को टांग पसार कर लांगती हुई बड़बड़ाई, शेंडी लगाता हरामखोर, सब समझती मैं, चानस खोजता है। सरना तब फेरी के लिए नहीं जाती थी, उसके काम में मदद करती थी। चाहे सौदा सुलफ लाना हो, चाहे गिराकों को बाटली भरकर देना हो, चाहे बानी के यहाँ से माल लाना हो। एक रोज अड़ गई, मेरे को नहीं जाने का बानी की दुकान पर, मैं नहीं जाएगी गुड़ वजन करने, बापू को भेज, नहीं तो सिद्धू को भेज। कमला को लगा लड़की कामचोरी दिखा रही है, 10-15 किलो वजन उठाने के डर से। अभी तक तो लाती थी, यह एकाएक क्या चढ़ गया मगज में? सिद्धू अभी बहुत छोटा है, विष्णु को भेजते डरती है, लाएगा 8 किलो और बोलेगा 10। कितने चक्कर लगाएगी बानी के, यह पूछने भर के लिए कि कितना माल ले गया। उसे सुबह सुबह ही भट्टी सुलगानी पड़ती है। बाहर निकले तो माल बनाने का बांधा,
टाल मटोल से पारा चढ़ गया, भौएं माथे से जा लगी, नथुने फूल गए, सीधा गाली निकली। कामचोर रांड, काय को नहीं जाएगी, बैठ के घानी खाने को मांगता। मैं अकलेच खाती, खाते तो सब, पन काम के वास्ते ना बोलने से चलता। कमला थोड़ी विनम्र हुई। बाकी सब करेगी, फकत बानी की दुकान पर नहीं जाएगी। पन काय को नहीं जाएगी? बोला ना बस, नहीं जाएगी। लपक कर उसने फर्श पर उकड़ू बैठी सरना के चेहरे को ठुड्डी से उचकाया और एक जोरदार झापड़ रसीद कर दिया। 10 किलो उठाने की पिच्चू ये नखरा? हाँ, मैं एकलिच मरूं अक्का दिन, ऊपर से दादागिरी, नहीं जाने का। हाँ बोल, जाती कि नहीं? उसने पंजा ताने हुए आखिरी चेतावनी दी। मंगता वो कर, पर मैं नहीं जाने की माल लाने। गंदा गंदा बात करता वो मेरे से। रोते रोते सरना चीखी। हालत मिली, कमलाबाई उसके ढीठपन से एकदम बौरा उठी। तेरा बाप सरखा है, क्या गंदा गंदा बात किया तेरे से? बोल बोल ना, नहीं तो मुंडी तोड़कर रख देगी। सरना के सिर के बाल उसकी मुट्ठी में भिंजे हुए थे, चेहरा छत की ओर तना हुआ था, कसा। बोलूं? बोल ना, उसने मुट्ठी समेत बालों को झटका। सरना झटके के साथ ही अय्या करके चीखी। कमला ने खींच थोड़ी ढीली की तो सरना बोली, बोलता। उसके अटकते ही कमला फिर खोखी आई। नाटक करती? बोलता बोलता, मेरे पेशाब को हाथ में पकड़, अठन्नी देगा तेरे को। झिझकते हुए सरना ने वाक्य पूरा किया। वह सना का खा गई, बाल हाथ से छूट गए। गिराकपन नहीं होते सुबह। सरना ने गिरफ्त से छूटे हुए अपने सुबकते चेहरे को घुटनों में छिपा लिया। आंखों में खून उतर आया, जैसे पूरी बाटली एक बार की हलक में उतार ली हो। घुटने में मुंह दिए बैठी सरना पर बगैर नजर डाले खोली से बाहर हो गई। रास्ते भर भुनभुनाती रही। देखती भड़वे को, बेटी सर की छोकरी के संग ऐसी गलीज हरकत। थू। पिच से उसने अपने दाहिने तरफ पड़ रही बिना प्लास्टर वाली रामरती की चाल पर थूका। पांडे की बाकड़े नुमा पान की दुकान को लक्ष्य कर थूका। गोबर पुते बागले मोची के झोपड़े पर थूका। मन ही मन तय कर लिया कि ठीक ऐसे ही वह बानी की गल्ले ठुसी दुकान पर थूकेगी और बानी के सामने पहुंचकर उसके पपीते जैसे लंबोतरे चेहरे पर थूकेगी। तनतनाती हुई दुकान का ओटला चढ़ रही थी कि बानी की दृष्टि उस पर पड़ गई। आओ आओ कमला सेठानी, माल बरोबर था ना कल का? मेरठ का गुड़ है, लहकदार स्वर में स्वागत किया उसने। स्वागत भरे स्वर को झटक कर वह शुरुआत में ही चुनी हुई बिस्किट चॉकलेट की भरनियों पर थूकने की तैयारी में झुकी। चॉकलेट मांगता क्या सिद्धू के वास्ते? बानी के पूछते ही यकबयक चेहरा सीधा हो उठा। गले से रिरियाती सी आवाज फूटी, 10 पैसे की पड़रपुरी दे। थूक गले में ही घुटक गया। बस? बानी तंबाकू की पुड़िया गठियाते हुए कनपटियों तक फैलकर मुस्कुराया। और कुछ? नहीं। अपने स्वर का उतरापन खुद पर कटाक्ष करता लगा। क्या हो गया तेरे को? सहसा भीतर जकड़ दी गई असहाय कमला ने सिर उठाया। फिस्सू पड़ गई सामने होते ही। बस? अरे अभी भी मौका है, गिराकों की गर्दी भी दुकान पर है। कर दे नंगा इस भड़वे को, थूक दे थोबड़े पर। माँ बहन को पकड़ाए न साला। पर कुछ नहीं हो पाया। भीतर जकड़ दी गई कमला को अनसुना ही रहने दिया उसने। चेतना ही जैसे जड़ हो गई। मात्र हाथों ने हरकत की। तंबाकू की पुड़िया आगे बढ़कर ले ली बानी ने। ओटला उतरने की भी ताकत चुक गई थी। शरीर को लगभग घसीटते हुए घर की तरफ मोड़ा। किसके बूते पर लड़े? अपने, एकली अपने। ताकत है लड़ने की। मजाल थी कि बानी की छीछा लेदर किए बगैर ही लौट पड़ती। पर लौटती कैसे ना? बानी के एहसान जो छाती पर लदे बैठे थे, कैसे कुलबुलाने लगे थे वे जैसे ही थूकने को तत्पर हुई।
जरूरत पड़ने पर दौड़ती तो उसी के पास है। खूब जानता है उसका कच्चा चिट्ठा, कहलाने को सेठानी है। टेंट हमेशा ही बिसूरती रहती है। कच्चे माल के लिए कभी रोकड़ा कम है तो कभी हफ्ता पूरा नहीं हो पाता कि उगाही करने खीसे निपोड़ते हुए हवलदार आ टपकता है। पिछली बरसात की घटना ताजा हो गई। खोली के कवले बदलवाने थे। 300-400 की मोटी रकम ढीली किए बगैर छत की टपकन को रोकना संभव नहीं था। फल्लियां भी लटक आई थी। हर वक्त अंदेशा बना रहता कि कहीं एक आध फल्ली टूटी तो कवले 2-4 गिराकों को सोनापुर पहुंचा देंगे। बानी ने सुना तो फौरन तसल्ली दी कि काम शुरू कर ले। 2-1 दिन में कुछ और वसूली साध लेगा तो काम पूरा करा देगा। खोली में घुसी तो पाया कि सरना आंखें मूंदी लादी पर चित्त पड़ी है। आंखें जरूर मुंदी हुई थी पर सोई कतई नहीं थी। पुतलियों की हरकत से आभास हुआ। कमला को लगा बंद पलकों को चीरकर एकाएक सरना की पुतलियां उछलेंगी और पिच से उसके मुंह पर थूक देंगी। वहां से हट ली, गिराकों वाली खोली में आकर बैठ गई। उस रोज से तय कर लिया कि ना सरना को बानी की दुकान पर भेजेगी ना धंधे पर ही मदद लेगी। वैसे भी दारू का धंधा उसे पसंद नहीं था। कुछ दिनों से कह भी रही थी कि पड़ोस की रुक्मणी ताई की तरह वह भी पालक, मेथी, सोया की फेरी करना चाहती है। अगर वह उसे मंजूरी दे दे तो वह लोकल का पास निकाल लेगी और रुक्मणी ताई के साथ रोज सुबह 5 बजे वाली लोकल पकड़कर भाईखाला मार्केट खरीदी के लिए निकल जाया करेगी। यह भी कहा सरना ने कि रुक्मणी ताई ने बिक्री के प्रति उसे बेफिक्र रहने को कहा है। अपने से बगल वाली कॉलोनी उसे पकड़वा देगी। बंधेले गिराक मिल जाएंगे। बिल्डिंग वाले हरी साग सब्जी खरीदते भी खूब हैं। ताजा सब्जी के नाम पर बस पालक मेथी की जुड़ियों से ही मन को संतुष्टि देते हैं। उसे आश्वस्त भी किया कि 4 घंटे की मेहनत के पिछू 3-4 रुपए का मुनाफा कम थोड़े ही है। शाम को मैं स्टेशन रोड पर पार्टी लगाएगी, कुछ न कुछ तो उधरपन मिलेगा। दूसरे रोज ही उसने सरना का लोकल पास निकलवा दिया था और माल खरीदने के लिए 15 रुपए टिका दिए। सरना गले से झूल गई। अच्छा लगा था उसे। चलो, छोकरी तो अच्छे काम से लगी। सरना की मेहनत ने उसे दंग कर दिया। दिन भर खटती, सुबह फेरी, शाम को स्टेशन रोड पर पार्टी। ना उससे एक पैसा अपने खर्च के लिए लेती है, ना कमला कभी उसे फिजूल खर्च करता हुआ ही पाती। उल्टा उससे पूछ और लेती कि अगर उसे जरूरत पड़े तो उसकी गुल्लक से पैसा निकाल ले। वह नहीं लेती, यह अलग बात है। जरूरत तो हमेशा ही मुंह बाए खड़ी रहती है। कुछ हफ्तों पहले की घटना स्मरण हो गई। तब यह नहीं पता था कि कल्पू से उसका इतना चल रहा है। अब सारी बातों का तालमेल बैठाती है। जरूर उसके साथ ही दादर गई होगी। अकेले दुकान पर जाकर कुछ खरीदना उसके बस का रोग नहीं था। जब भी कुछ लेना होता उसके जी को पड़ जाती। अंदर पहनने वाली बाजार की लेनी थी तो उसे स्टेशन रोड साथ ले गई थी। दुकान वाले ने पूछा कि कितने नंबर की चाहिए तो सिर नहीं उठाया गया था उससे। कमला ने अंदाजा बताया था। फेरी से लौटी थी तो पार्टी उतारते ना उतारते किलकी थी। एक बड़ा सा डिब्बा उसे पकड़ा दिया था। खोल के देख। उसने विस्मय से देखा था। पन है क्या? बोला ना, खोल के देख। उसके हैरान होने पर सरना हंसी से दोहरी होने लगी। बिच्छू नहीं डिब्बे में। पैकेट खोलते ही अवाक रह गई थी। डिब्बे में उसके मनपसंद रंग की 9 वारी 9 गज साड़ी थी, सुनहरे पाड़ की। साथ में था कत्थई रंग का खन का कपड़ा चोली के लिए। स्तब्ध दृष्टि सहसा धुंधला आई थी। शरद पूनों का ज्वार उमड़ आया था और तहाई हुई साड़ी पर कई जगह धब्बों में अंकित हो गया। सरना की हंसी जड़ हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके उपहार ने
सहसा आई को किन्हीं पूर्व स्मृतियों से जोड़ दिया है, किसी नासूर को कुरेद दिया है। तभी तो वह खुश होने के बजाय एकाएक अकुलाकार विचलित हो उठी है। चाय बनाती मैं, कहकर वह निकट से उठ दी थी। कमला मिनटों तक वैसे ही बैठी रही। सरना को क्या अंदाजा कि कहाँ ले जाकर पटक दिया था उसने। नंदू ने ऐसे ही तो एक शाम उसे डिब्बा थमाकर खोली की सिटकनी चढ़ा दी थी। खोल के देख कमला। ठीक इसी तरह आग्रह करता था। इसी तरह वह अचरज से भरी भरी उससे पूछती रही थी कि आखिर डिब्बे में क्या है। डिब्बे में बैजनी फूलों वाली वायल की 6 गज की साड़ी थी। पहनती वह 9 वारी थी, परंतु नंदू उस शाम कहाँ माना था। साड़ी अपने सामने ही पहनवाई थी और ठीक उसी तरह से पहनवाई थी जैसे उसके मुल्क वाली औरतें पहनती थी, सीधे पल्ले की। सरना तब से बानी की दुकान पर नहीं फटकती। वह जरूर मौके बेमौके उसकी पूछताछ कर लेता है। खोली पर पहुंची तो पाया 2 गिराक खड़े उसका रास्ता देख रहे हैं। पीना नहीं था, साथ ले जाना था। एक को पाव सेर दिया, दूसरे को अक्खी बाटली चाहिए थी। गिराक गए तो ओटले पर खड़े होकर नल की तरफ देखा। धुंधलका झमझम करता बढ़ रहा था। गिराकों की भीड़ आजकल रात में भी खास नहीं होती। बीच का महीना है। 7 और 10 तारीख के आसपास तो संभलना मुश्किल हो जाता है। लेबरस के ये पगार उठाने के दिन होते हैं। बीच के दिनों में धंधा मंदा रहता। फिर गर्मी चढ़ती है 20 तारीख के बाद। 20 को मजदूर खर्ची उठाते। उधार उसके यहाँ चलता नहीं, इसीलिए उधारियों का रुख उसकी खोली की तरफ होता नहीं। पहले उधार बहुत चलता था, पर वसूली के लिए बड़ी मगजपच्ची करनी पड़ती थी। पगार के दिन या खर्ची के रोज उन्हें घेरना पड़ता। मजबूरन उसने उधार देना ही बंद कर दिया। हालांकि इस निश्चय को अमल करने के साथ ही बिक्री कम हो गई, पर अकेले वह क्या क्या संभाले। विष्णु के भरोसे तो कुछ भी नहीं छोड़ सकती। 13 साल हो गए विष्णु को घर पर बैठे। लिंक चेन फैक्ट्री में काम करता था। गृहस्थी जिंदा रह सके इतनी रकम वह 10 को पगार उठाकर और 20 को खर्ची निकालकर थमा देता था। दारू तो पहले भी पीता था, पर गृहस्थी का ख्याल ताक पर रखकर नहीं। बाद में लत घर फूंक तमाशा वाली हो गई। खाड़े पर खाड़ा होने लगा। चार्जशीट मिल गई। एक दिन घर में बैठ गया। कमला से बोला कि अब नौकरी नहीं धंधा करेगा। बहुत कोशिश की कमला ने कि वह कहीं काम से लग जाए, मगर बात नहीं बनी। बाद में पता लगा कि नौकरी तो पहले भी नहीं करता था। शादी के लिए नौकरी लगवाई गई थी। संबंधियों में उसे कोई छोकरी देने के लिए तैयार नहीं था। बदनाम बहुत था। मटका खेलना, चोरी चपाड़ी करना, यही धंधे थे विष्णु के। 4 बच्चों की जिम्मेदारी वह 4 घर के भांडी कटके से नहीं पूरी कर पा रही थी। देह से ताकत ही निचुड़ गई थी। जब से नंदू नहीं रहा, चैन भटक गया था। सेठानियों से तकरीबन रोज ही तकरार होती कि बर्तनों में जूठन लगा रह गया है, कि कपड़ों के कॉलर नहीं छूटते, कि अलमारियों के नीचे ढेरों कचरा छूट जाता है, कि मोरी में काई की परत गहरा रही है। 30 रुपए महीना फोकट के देते हैं। तिमैया की अम्मा ने ऐसे में उसे घर में ही भट्टी लगा देने की बात सुझाई थी। बड़े अंतर्द्वंद में फंसी रही। दारू से ही घर की ईंटों में भस्कन पैदा हुई थी, वही बतौर धंधा अपना ले। तिमैया की अम्मा ने उसकी हिचक सुनी तो खिल्ली उड़ाई। सब उसकी तरह ऊंच नीच सोचने लगे तो दुनिया में कोई धंधा जिंदा ही नहीं बचेगा। खटिया चलाने के लिए तो कह नहीं रही, सोच ले, इज्जत से करो तो सभी काम ऊंचे हैं। सोच लिया और खोली में ही भट्टी लगा ली। ओटले से हटते ही बत्ती जलाने का ध्यान हो आया।
पिछली बातों के उमड़ते सिलसिले को दिमाग से झटका। पहले गिराकों वाली खोली की बत्ती जलाई, फिर भीतर वाली खोली में उजाला किया। देखा चटाई से खिसककर विष्णु लादी के ऊपर मुर्दे की तरह औंधा पड़ा है। इस स्थिति में उसे बड़ा सा पारा चढ़ गया। हिकारत से थूक देने का मन किया। आदमी है मुर्दार, पीना पीना सिर्फ पीना, घर को फूंक डाला, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी की तो की, पर बच्चों का भी सत्यानाश किया हरामखोर ने। वह पेट के लिए जुगाड़ करने को हाथ पांव मारती रही और यह रत्नों को लेकर सत्तार की चाल में सुबह शाम जुआ खेलता रहा। उसे पता तब लगा जब ताश खेल रहे मवालियों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में किसी ने भीग रही मसों वाले रत्नों के पेट में छुरा घोंप दिया। गोविंदा को किसी बात पर धुनकी में इतना पीटा कि शाम को जो वह घर से भागा आज तक लौट कर नहीं आया। कितना खोजा उसे। सबने कहा कि अखबार में फोटो निकलवा दो, पर फोटो कहाँ था उसके पास। बाद में उसने सरना और सिद्धू के 3-4 फोटो निकलवा कर रखवा लिए थे। सिद्धू और सरना को तो हाथ भी नहीं लगाने देती, मारपीट पर आमादा होती है। आज तक नहीं समझ पाई कि कैसा बाप है, ना मरे को याद करता है ना भागे को छींकता है। औलाद के लिए इतना पत्थर कलेजा। पिच से थूक ही दिया औंधी देह पर। घृणा के उबाल पर संयम टूट गया। लात दी हुमक कर कूल्हे पर। स्वर ऊंचा नहीं था, चीख भरा था। उठ भड़वे उठ, गिराक आने का वक्त है। और विष्णु पर लात का कोई असर नहीं हुआ, चियाया पड़ा रहा। मुट्ठी में सिर के बाल दबोच लिए, कसकर झकझोरा, तब कहीं जाकर वह कुनमुनाया। सूजी सुर्ख आंखें खोली, गुर्राया। मगज तो नहीं फिर गया तेरा? साली, बोलने को देता तो खोपड़ी पर चढ़ती। गिराक को कौन निपटाएगा, तेरा बाप? हे, अजुन तलब गिलास बिलासपन बिगर गोयले पड़ा है, पाव का पत्ता नहीं। सिद्धू को नल पर भेजा, मैं इच करूं सब। ये जास्ती बड़बड़ नहीं, गप बस। विष्णु ने घुड़का और उठकर खड़ा हो गया। जम्हाई भरते हुए शरीर को ऐंठन देकर तोड़ा, फिर मोरी पर जाकर टंकी की टोटी खोलकर चेहरा छपछपाने लगा। सिद्धू सिर पर दोनों हंडे उठाए, बीच के दरवाजे पर पड़े छींट के चीकट पर्दे को एक ओर सरकाते हुए तनिक झुककर भीतर दाखिल हुआ। खुश हो गई। थाली में चावल चुनने के लिए निकाल लिया था। एक ओर सरकाकर लब की। हलू हलू, टंकी का ढक्कन आधा सरकाकर ऊपर वाला हंडा उलीचा, फिर दूसरा भी खाली किया। टोटी टपकने लगी। ठीक से कसा उसको। पानी कितनी दिक्कत से मिलता है। सिद्धू खाली हंडे उठाकर उछलता हुआ वापस नल की ओर भागा। विष्णु ने अंगूठे से मुंह रगड़ा और जांघें खुजलाता हुआ परली खोली में चला गया। वह पाटा खींचकर स्टोव के करीब बैठ गई। फटाफट चावल धोकर चढ़ाया। सोचा सालन भी लगे हाथों बनाकर रख दे। गिराक आने पर भले विष्णु उनसे निपटता रहे, पर उसका उनके बीच मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। कई दफे विष्णु खुद भी उनके बीच गिलास लेकर बैठ जाता है। कई दफा अपने कुछ दोस्त बन गए। गिराकों को उधार भी पिला देता है। वह सामने रहती है तो थोड़ा दबा रहता है। नक चढ़ा तो इस हद तक है कि कब बात बेबात पर गर्मा गर्मी कर बैठे। डरती रहती है। इतना जरूर है, अपना रोब दाब उसने कुछ इस तरह कायम कर रखा है कि लाह गिराक टुन्न हो रहा हो, उसका कहा नहीं टालते। झींगा बहुत पसंद है सरना को। गोविंदा को भी बहुत पसंद था। जब कभी झींगा लाती थी, वह उसके साथ बैठकर साफ करवाने लगता था। 5 बजे के करीब मच्छी मार्केट गई थी। कोलबी, सूखी मछली तो पड़ी है घर में, पर किसी को मन से नहीं भाती। सोचकर तो गई थी कि बहुत दिन हो गए हैं, सीपिया लाएगी,
पर झींगा काफी बड़ी बड़ी व ताजा दिख गई। सरना का ख्याल हो आया। हालांकि आजकल सरना 10 साढ़े 10 बजे से पहले नहीं लौटती, 11 भी बज जाता है। कभी कभी ना खाने के लिए पेट दर्द का बहाना भी बनने लगा है। कहाँ तो 9 साढ़े 9 के दरमियान खोली पर पाटे उतारते ना उतारते बोमा बोम करने लगती थी कि भूख लगी है। रुक्मणी ताई ने ही उसे सबसे पहले खबर दी थी कि तेरी सरना का एक भैये के साथ चुप चुप चल रहा है। स्टेशन रोड पर ठीक उसकी बगल में वह भी बटाटे कांदे की ठेरी लगाता है। सुनकर आग लग गई। वह चुपचाप मामला गुट के रही, मौके की ताक में थी। या तो सरना को रंगे हाथों पकड़े या सरना खुद ही उससे आकर बताए। देर से आने के तो वह कई बहाने बना सकती है, बनाने लगी भी थी। अब चोटी नहीं जूड़ा बनने लगा था। सेवंती की वेड़ी या मोगरे का गजरा हर रोज टकने लगा। सुबह फेरी से लौटती तो गजरे की 2 लड़े पत्ते में बंधी होती। बड़े सलीके से उन्हें भीगे कपड़े के टुकड़े में लपेटकर टंकी के ढक्कन पर रख देती ताकि शाम तक कलियां ताजा बनी रहें। एक दिन खुद ही बोली थी, मैं देर से आती तो तू घबराती तो नहीं ना? कमला चौकन्नी हुई। 10-11 बजे घर लौटने का टाइम है। स्वर को भरसक संयमित रखा। सयानी लड़की से गर्मा गर्मी करना ठीक नहीं। उसे तो जाने क्या हो गया है, तुरंत माथा फिर जाता है। फिर आजू बाजू की छोकरियों के लक्षण देखते हुए सरला उसे कभी बेरास्ता नहीं लगी। यह भी अच्छी तरह जानती है कि लड़की उसकी है, खूब जिद्दी और मानिनी। बात निकलेगी तो झूठ नहीं बोलेगी। ढेरी तो 9 बजे उठने को लगती, पन कल्पू पेला टिम्बी पाड़ा को जाता, उधर उसका खोली है। मैं पन साथ जाती, थोड़ा उसका खाना पीना करती, पीछे वो मेरे को छोड़ने को आता। देवा देवा, उसकी त्योरियां चढ़ गई। विष्णु को पता लगेगा तो मेरे को साबुत छोड़ेगा। बात काटी, मंगता वो करने दे। ढिढाई की भी हद होती है। इतनी हिम्मत! नंदू से जब वह मिलती थी ना किसी को कानों कान खबर होती, ना पूछताछ होने पर सच्चाई ही उगलती। कनपटियों में आग चढ़ गई। दादागिरी तो देखो, लाज बीज कुछ नहीं। तभी तो हरामखोर रातकोट खाना भी ढंग से नहीं खाती। दिखाने के लिए मुश्किल से 1 चपाती निकलती है। उसकी भी गुंजाइश न हो तो खोली में घुसते ही पेट में दर्द उठने लगता है। हलकट दांत किटकिटाते हुए बालों का जूड़ा दबोच लिया और दूसरा हाथ तड़ तड़ चलने लगा। खोली पर जाती क्या क्या नहीं करती होगी तू? हाँ, मुंह काला किया ना मेरा। बहुत तन के चलती ना मैं, मिट्टी किया ना आबरू, खलास करके सोड़ेगी उस साले भैये के बच्चे को। विष्णु आ गया था बीच में, उसको बाहर कर दिया। तू जा, तेरा मतलब नहीं। अपने बाप की याद आ गई थी एकाएक। उसमें थी यह दृढ़ता। नंदू कितना पीछे पड़ा था, कहा करता, बस तू हाँ बोल दे कमला, बाकी मामला मैं संभाल लूंगा। तेरे बाप की दादागिरी धरी रह जाएगी। बहुत फौजदारी की है अपने गांव जवार में, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। ना उसने कभी नंदू को बाप से मिलने ही दिया। पता नहीं कैसे बाप को भनक लग गई थी कि वह नंदू के तबेले पर जाती है, उसकी खोली पर मिलती है। एक रात शिबू दादा को उसने बाप के साथ बाटली खोलते देखा तो सनकी। शिबू दादा से एकाएक जोड़गांठ? उसकी आशंका सही थी। कई बार उसकी बातचीत में नंदू का नाम आया। मामी भी आई थी, उसके साथ ही बैठकर पी रही थी। उसके मुंह से भी नंदू का नाम साफ सुना। अनिष्ट की आशंका से कलेजा कांप गया। बाप के लिए ही फूफी के मुंह से सुना था। आई को घासलेट डालकर जलाने की कोशिश की थी। उस दिन तो वह बच गई, मगर गुड़ी पाड़वा के दिन अपनी प्राण रक्षा न कर पाई। दरिया में डूब नहीं गई थी, डुबो दी गई थी। तेरे बाप ने डुबोया था। सुबह मामी के सामने ही बाप के कहे अनुसार
कसम उठा ली कि आइंदा वह नंदू से नहीं मिलेगी। मिली भी नहीं। नंदू इधर उधर उसके बारे में पूछताछ करता रहा। हफ्ते भर के अंदर ही उसके बाप ने मामी के भाई विष्णु से ब्याह दिया। विष्णु उम्र में उससे 12 साल बड़ा था। फूफी ने ही यह भी बताया कि यह रिश्ता मामी को खुश रखने और वश में करने के लिए तय किया गया था। बाप मामी के पीछे बरसों से है। उसे तसल्ली हुई तो इस बात की कि नंदू उसके बाप की गिद्ध दृष्टि से सुरक्षित हो गया था। शादी के बाद वह फिर उससे मिलने लगी थी। किसी को पता नहीं कि सरना तो उसी की है। एक दिन मुलुक से नंदू को बुलाने का तार आया। तुरंत लौटने का ढाढ़स देकर वह गांव चला गया। महीना भर भी नहीं बीता था कि राम सेवक, जो नंदू का चचेरा भाई था रिश्ते में, ने खबर दी कि नंदू का सिर फट गया है। जमीन को लेकर पटियाइतों से फौजदारी हो गई थी। जिला अस्पताल में दाखिल है। मन बौरा उठा। विष्णु ने वैसे ही तंग कर रखा था। नौकरी छोड़ दी थी। नंदू से मन को बड़ा सहारा मिलता था। झेलने की ताकत पैदा हो जाती। वह भी राम सेवक ने यह भी बताया कि चिट्ठी आई है। बचने की उम्मीद कम है। कोई तबेले की जिम्मेदारी उठाने वाला मिल गया तो आजकल में वह भी गांव रवाना हो जाएगा। वह कभी मंदिर नहीं जाती थी। मारुति के मंदिर पर जाकर तेल चढ़ाने लगी। एक मंगलवार की सुबह प्रभा देवी सिद्धि विनायक के मंदिर भी हो आई। विष्णु ने ताना भी दिया कि एकाएक वह पुजारिन कैसे बन गई। इतना पूजा पाठ सूझने लगा। हफ्ता भर भी पूरा नहीं हुआ, तार आ गया। नंदू नहीं रहा। राम सेवक गांव जाने लगा तो उसका मन हुआ कि वह भी साथ हो ले, सब छोड़ छाड़ कर। तबेला अधिक दिनों तक किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। धंधा चौपट हो जाने का भय था। कहे अनुसार राम सेवक ठीक 20वें दिन ही लौट आया। खोली पर मिलने गई। नंदू के आखिरी समय का हाल सुनने की कातरता समेटे तो पाया नाक तक घूंघट खींचे 3 बच्चों समेत एक औरत भी खोली में मौजूद है। मेहरारू है नंदू भैया की। यह तीनों उनके लड़का हैं। हवा पानी बदल जाई, यही ख्याल से भौजी का मुंबई ले आया। लोग तो आने नहीं दे रहे थे। हुआ तो हाल बेहाल हुई जा रही थी। कुआं में कूदे पड़े रही थी। औरत ने न उसकी तरफ देखा न उससे भूली। बच्चे सहमे से खटिया पर दुबके रहे। जैसे ही राम सेवक ने नंदू के आखिरी समय का बयान करना शुरू किया, औरत अलाप भर भर कर रोने लगी। दिल दहल उठा। लगा कि अधिक देर तक अगर उस खोली में बैठी रही तो दम घुट जाएगा। उसी खोली में जहां उसे राहत की सांसें नसीब हुई थी। आऊंगी कहकर उठ दी थी। कितना फरेबी था नंदू। उसकी कसम खा खा कर कहता, तू मिली है तो घर गृहस्थी करने का जी करता है। तू हाँ भर कर दे, फिर देखना कमला, तेरे को मुलक भी ले जाऊंगा। गंगा मैया में गांठ जोड़कर स्नान करेंगे हम। घर देखेगी तो डर जाएगी। वो लायंस क्लब वाला बगीचा है ना, अरे उतना बड़ा तो आंगन है घर का। और सुन, इधर का माफिक मुंह खोल के नहीं चलेगा, घूंघट निकाल कर रहना पड़ेगा। चोली भी नहीं चलेगी, जम्फर पहनना पड़ेगा। चोली जैसी तो हमारे यहाँ मेहरारू बाडी पहनती हैं। पानी बस क्या? सिद्धू पूछ रहा था। चौंक गई। वह हंडे भर भर कर कब आया, खाली करके कब गया, कैसे गया, सोच में उलझे हुए उसे पता ही नहीं चला। मटका भरा कि नहीं? हाउ ठीक। क्या हुआ तेरे को? सिद्धू उसके भीगे चेहरे और रुंधे गले पर विस्मित हुआ। कुछ नहीं, आंख आता दिखता। गले पर आंसुओं के धब्बे चिपचिपा रहे थे। चोली का ऊपरी हिस्सा तर हो गया था। पाटा नीचे से खिसकाकर उठी। मोरी पर जाकर रगड़ रगड़ कर मुंह हाथ धोया। बड़ी राहत मिली। पल्ले से चेहरा पोंछते हुए अचानक ख्याल आया। पानी भरते समय सिद्धू ने उससे खाना मांगा था और उसने
उसे डपटा था, सब्र कर। तब शायद सालन उतारकर गिराकों के लिए भीगे हुए चने उबाल रही थी। विष्णु जल्दी मचा रहा था। सिद्धू के लिए एकाएक मन पछतावे से भर आया। बिला वजह वह उसे डांटती डपटती रहती है। सारे बच्चों में सबसे अधिक उपेक्षित रहा है सिद्धू। सबके बड़े लाड़ लड़ियाए थे उसने। सिद्धू तक आते आते हर तरफ से टूट हार कर चूर हो गई थी। थाली उठाकर आंचल से थाली को पोंछते हुए पूछा, खाना देऊं? सहमे से बैठे सिद्धू के चेहरे पर आब आ गई। देना, बहुत भूख लगा। भात में सालन डाल के दे दे, झींगा किया ना? उसने परोसा तो वह और बेसब्र हुआ आया। जरा ठंडा करके देना। भाप छोड़ रहे भात पर वह ढक्कन से हवा करने लगी। सिद्धू की हवस कहीं तुष्ट कर गई। ऐसी ही हड़बड़ी गोविंदा भी तो मचाया करता था। कल्पू मिलने आया। समझ गई कल्पू की इस पहल के पीछे दुस्साहस किसका है। कल्पू की हिम्मत का अंदाजा उसे नहीं है, किंतु सरना के दबंगपन से बखूबी परिचित है। यह भी अनुमान लगाया कि हो ना हो या मिलने मिलाने की योजना के पीछे उस दिन की मारपीट खास कारण हो। जो भी हो, कल्पू सरला को घर तक पहुंचाने आया तो वह उसे दरवाजे तक ले आई। कल्पू तेरे से बात करने को बोलता। उसने जवाब नहीं दिया, न दरवाजे पर खड़े कल्पू को भीतर आने के लिए ही कहा। सरना ने ही लादी पर शतरंजी बिछा दी और कल्पू से बैठने का आग्रह किया। कनखियों से उसने कल्पू को देखा भर। लड़का सरना के मुकाबले कम नहीं लगा। किसी तरह की गर्मा गर्मी भी उस वक्त नहीं चाहती थी। विष्णु गिराकों के बीच गिलास भरे बैठा था। कल्पू ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। सेठानी, हम सरना के संग ब्याह करना चाहते हैं। ब्याह करना है? उसने कल्पू के शब्दों को कटाक्षपूर्ण ढंग से उमेठा, फिर तड़प कर मुंह चढ़ाती हुई बोली, जात नहीं, बिरादरी नहीं, हम घाटी, तुम भैया, रिवाज रीत अलहदा, कैसा शादी बनाने को देगी? सरना अभी बहुत छोटी है। और कहते कहते एकाएक उसका गला भर आया। भैया लोगों पर अपना तो विश्वास नहीं। एक जोरू मुलक में रखते, एक औरत इधर फंसाते। तू सरना का चक्कर छोड़ दे, होने का नहीं। कल्पू ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, पर उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तेरा इरादा पूरा नहीं पड़ने का, होशियारीपन नहीं दिखाना, नहीं तो हड्डी बिड्डी साबुत नहीं मिलेगी, समझा? बाप इसका बात पीछे करता, छुरा पहले निकालता। आखिर के रिया सेठानी, धमकी के बावजूद कल्पू ने अपनी बात को वजन देने का प्रयास किया। झूठ नहीं बोलेंगे, सरना हमारी पहली जोरू होवेगी। बोलो तो पट्टा लिख दे, फिर तकलीफ जो उसे हम दे तो जो चाहे सो कर लेना। बाद में कोई क्या कर लेता है। उसने एक न सुनी, अड़ी रही। यह संबंध किसी तरह नहीं हो सकता। कल्पू के जाते ही सरना की चुप्पी ढही। मैं भोंडी कटका नहीं करेगी, तेरे सर का भट्टी नहीं सुलगाएगी, तेरे सर का नौरा दूल्हा नहीं मांगता। मेरे को आग लग गई। इस आखिरी जुमले ने छलनी कर दिया। झपट कर उसे लादी पर गिरा दिया। हाथ में जो भी आया दनादन पटकने लगी उस पर। अपने पर जैसे काबू ही नहीं रहा। बुरी तरह थरथरा रही थी। मुंह से फिचकुर बजबजाने लगा। हरामखोर कुत्ती, मेरे कुछ बोलती कि मैं तेरे सर का नौरा नहीं मांगता। आई कुछ, आंख का पानी मर गया ना हलकट उस भैया के पीछे। हाँ हाँ बोलेगी, उस भैया के पीछे ही बोलेगी। जितना मांगता उतना मार, पर मेरे को घर में बैठने का, औरत सर का घर में रहने का। भैया लोगों में औरत को घर पे रखते, धंधा पानी नहीं करवाते, उसका कमाई नहीं खाते। हाथ निर्जीव हो झूल गए। कितना मारे, मार पीट कर सरना के भीतर दुबकी बैठी घर की कल्पना को ध्वस्त कर सकती है। कल्पना उसकी बेटी जरूर है, मगर वह नहीं है। चीख चिल्लाहट सुनकर कई गिराकों समेत विष्णु भीतर आ गया। उसका रौद्र रूप देखा तो ताव खा गया।
छोकरी को अब तूने हाथ लगाया तो देख, अभी इतरिच खलास करेगा। हलकट पीकर टुन्न होता है तो एकाएक बाप बन जाता है, वरना मरते सड़ते पड़े रहे उसकी बला से। फपक रही औंधी पड़ी सरना के सिर पर विष्णु ने हाथ रखा तो वह तड़प कर दहाड़ी, हाथ नहीं लगाना मेरे को, काम कर जाके अपना। पिछली सुबह उसके और सरना के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत मारा था उसने रात में। सरना तो रोते रोते थक कर सो गई, पर उसे आधी रात तक नींद नहीं आई। कलपती रही कि इतनी कुटाई के बाद लड़की उठ पाएगी। इस कदर खूंखार उसे नहीं हो जाना चाहिए। इस तरह के बर्ताव से तो बात बिगड़ेगी ही। मान लो लड़की अपने और कल्पू के बारे में कुछ भी ना कबूलती तो, मान लो बिना बताए ही भाग जाती तो क्या कर लेती वह। रोज की तरह उसने चाय बनाई और साड़ी लपेट रही सरना के करीब पाटा सरकाकर कप बसी रख दी। सरना ने चाय की तरफ देखा जरूर, मगर हाथ नहीं लगाया। आहिस्ता से पाटी सिर पर रख खोली से बाहर हो गई। झगड़ा झांटी के कुछ ही घंटों के बाद वह सब कुछ भूल भाल कर सहज हो जाती है। सरना यह अच्छी तरह जानती है, किंतु सरना को सामान्य होने में दिन लग जाते हैं। कई दिनों तक मुंह फुलाए रहती है। दोपहर में भी वही हुआ। फेरी पर से लौटी तो उसने खाना लगा दिया। भट्टी के पास बैठे हुए तिरछी दृष्टि से देखा तो पाया थाली ज्यों की त्यों लगी पड़ी है। लादी पर बिना शतरंजी बिछाए लेटी सरना सोने का बहाना कर रही है। बोले बिना रहा न गया। अन्न पे गुस्सा काय को निकालने का। मगर सरला निश्चल पड़ी रही, ना आंखें खोली, ना उसकी ओर देखा, ना जवाब ही दिया। इतनी जिद, अपमान से मन रुआसा हो आया। इन्हीं के लिए तो खट्टी मरती है, पैदा होते ही तो नहीं कमाने लगी थी। रात 11 के करीब लौटी थी। कल्पू जरूर छोड़ने आया होगा। मन में आया कि सारे झगड़े की जड़ तो यह कल्पू ही है। क्यों ना उसे दरवाजे से बाहर धर दबोचे, इतनी कुटम्मस करे, इतनी कि सरना तिलमिलाकर बोमा बोम कर दे। उसकी चुप्पी तो टूटे। सह नहीं पा रही थी इतनी ऐठन। लेकिन बस इतना किया, ना खाने को पूछा, ना खाना ही लगाया। अंदाजा था नाटक कर रही है। कल्पू की खोली पर जरूर खाया पिया होगा। उसे दिखाने को ऐंठ दिखा रही है। लेकिन आज दोपहर से ही जी उसे धिक्कार रहा था। जिद्दी तो है, मान लो कल्पू की खोली पर भी ना खाया हो तो। आज तीसरा दिन है झगड़ा हुए। चेहरा कैसा निचुड़ा निचुड़ा हो रहा है। चाय ढकोसती होगी कप पर कप। विष्णु ने आकर प्याज और नमक मांगा। उसके उड़े हुए चेहरे को टोका। तबीयत बरोबर नहीं तेरी। बसी में प्याज के टुकड़े और नमक रखते हुए संजीदा स्वर में इतना भर कहा, सिर दर्द बहुत है, गोली मंगा के दूं? बाम है। विष्णु चला गया। वह उद्विग्न मन से सरना के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। एक आध चक्कर गिराकों की खोली का भी मार आई, पर बैठ नहीं पाई। कई लोगों ने उसकी अनमनाहट ताड़ी। कारण जानना चाहा तो उसने सिर के दर्द का ही सहारा लिया। कुछ नहीं सूझा तो बाम की शीशी के लिए माथा मलने बैठ गई। अपनी उंगलियों की सहलाहट से काफी राहत महसूस कर रही थी कि तभी कुंडी खड़की। दरवाजा खोला। देखा सरना के 8-10 हाथ पीछे कल्पू खड़ा हुआ है, शायद इसी प्रतीक्षा में कि दरवाजा खुले, सरना भीतर हो तो वह मुड़ ले। सहसा दरवाजे को दोनों हाथों से घेर कर उसने सरना को आदेश दिया, अंदर बुला उसको। सरना ने ठिठाई से सीधा उसकी आंखों में ताका। पूछा, काय के वास्ते? सर की ऐंठन से लगा जैसे यह ना पूछ रही हो कि किस लिए बुलाऊं, चेतावनी दे रही हो कि अगर कल्पू के साथ कोई बदतमीजी की तो देख लूंगी। जरूरी बात करने का। सरना ने निर्भीकता से कल्पू को अंदर आ जाने के लिए पुकारा। कमला दरवाजे से हट गई। उसने पाटी उतारकर
सिर पर गुंडरी बनाकर रखा हुआ अंगोछा फटक कर कपड़े से लदी रस्सी पर उछाल दिया। देख लिया था कि कल्पू के अंदर दाखिल होते ही आइन ने फुर्ती से दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दी है। बीच वाला दरवाजा भी फेर दिया। माथा ठनका, दाल में कुछ काला है। बीच वाला दरवाजा फेरते हुए सिद्धू से कहते हुए भी सुना, कुछ मांगता होएगा तो विष्णु को बोलना, जरा ठहरना। सरना सतर्क हो गई। कल्पू के चेहरे पर ढेर सा असमंजस पसर गया। सारा माहौल अनबूझा सा हो रहा था। भूत फिरता ना तू इसके साथ, जवाब सरना ने दिया। मैं फिरती इसके साथ, इसको कुछ मत बोल। तेरे से पूछा? नहीं। तो उसको जबान नहीं? सरना कल्पू की ओर देखने लगी। तेरे को शादी बनाने का सरना के साथ? मैं तो आपसे कब का कहा था, कहते हुए कनखियों से कल्पू ने सरना को देखा। अचानक कल्पू की कमीज को उसने सीने से दबोच लिया। पूरी ताकत से उसे झकझोरती हुई चीखी, कब से क्या मतलब? बनाना है तो जल्दी बना, ठहरा काहे को? हाँ, पैसा नहीं होएगा तो मेरे से ले, पर जल्दी कर शादी, देर नहीं मांगता। भरोसा नहीं तेरा, कभी मुल्क को चला गया तो वापस नहीं आएगा तू। भैया लोगों का एतबार नहीं मेरे को। पंजा ढीला पड़ा, कमीज छूट गई। जमीन पर पसर कर घुटनों में मुंह छिपा लिया और फपक फपक कर हिचकियां तोड़ने लगी। कल्पू हतप्रभ रह गया। सरना की आंखों में अभी भी अविश्वास के डोरे तने हुए थे। पियली तो नहीं है? फिर